नमस्ते, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया हैं और एकदम मस्त हैं और एकदम शानदार हैं। तो मैं भावना भाटी सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करती हूँ आपके प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। तो सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़ जाएंगे और टाइम हो चला है 8:01 हो रही है। तो सभी बच्चे जल्दी से आ जाएं और हम कर रहे हैं अपनी क्लास को शुरू। तो भाई नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल। सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार, सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा और जय हिंद, जय भारत। आप सभी एकदम बेहतरीन है, एकदम बढ़िया है। और शायद कुछ बच्चों को तो पता होगा कि 2 दिन से क्लास क्यों नहीं हो रही है। कुछ बच्चे ये जानने की इच्छा रख रहे होंगे कि 2 दिन से क्लास क्यों नहीं हो रही है। तो मैं आप सभी को पहले तो आप सभी से थोड़ा माफी मांगना चाहूंगी कि क्लास 2 दिन से नहीं हो रही है। तो एक्चुअली ये कंडीशन मतलब इस क्लास को ना होने के पीछे जो कारण है वो ये है कि मेरा जो बेटा है उसको उल्टी और दस्त की दिक्कत हो गई थी। उल्टी और दस्त तो नहीं, बेसिकली पेट में दर्द और उल्टियां उसको हो रही थी। तो आप लोगों की क्लास लेकर मैं रात 12 बजे उसको हॉस्पिटल में एडमिट करने गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड। तो वो 2 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट था प्यारे बच्चे। तो इसी वजह से मैं आपकी क्लास नहीं ले पा रही थी। तो क्योंकि वो हॉस्पिटल में एडमिट था और उसको हॉस्पिटल में अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था, तो इसीलिए मैं उसके पास रही हूँ इन 2 दिन। इसीलिए आपकी क्लास नहीं हो पाई है। ठीक है प्यारे बच्चे। तो इसीलिए मैं आप सभी से थोड़ा माफी मांगना चाहूंगी कि थोड़ा सा मुझे अपनी माता या जो एक मदर है वो फर्ज निभाना पड़ा प्यारे बच्चे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए क्लास को अब हम कंटिन्यू करते हैं और क्लास को कर लेते हैं अब शुरू। अब उसकी तबीयत काफ़ी बढ़िया है, डिस्चार्ज भी हो गया था कल हॉस्पिटल से। तो कल हम लोग रात को घर पहुंचे हैं उसे डिस्चार्ज कराकर, तो इसीलिए आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है, चलो तो आ जाओ अब क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो प्यारे बच्चे, मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को सिलेबस भी लिखवा दिया था और बायोलॉजी की कुछ बेसिक चीज़ें भी बता दी थी। मैंने आपको कहा था कि हम बॉटनी से शुरुआत करेंगे। तो आज मैं आपके सामने बॉटनी का पहला जो टॉपिक है प्लांट क्लासिफिकेशन उसको पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है बच्चे, और मैंने कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट स्टडीज के बारे में भी हम बात करेंगे। तो वो भी टॉपिक जो है मैं आपको बीच में एक दिन करा दूंगी, आप बिल्कुल परेशान ना हो उस चीज को लेकर। तो आज फिलहाल बॉटनी से रिलेटेड जो चीजें हैं उसमें जो पहला टॉपिक है प्लांट क्लासिफिकेशन, वहां से शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। तो भाई हेडिंग देंगे प्लांट क्लासिफिकेशन, पादप वर्गीकरण। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि पौधों को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है भाई, पिछली क्लास में हमने बात करी थी कि जब भी हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम बॉटनी के नाम से जानते हैं। मैंने बताया था आपको कि बॉटनी क्या होता है। जब कभी भी हम पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे तो उसको हम बॉटनी कहते हैं। ठीक है, समझ में आई? कुमार जी बोल रहे हैं कि 2 दिन से कहाँ थे मैम। तो प्यारे बच्चे, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो मेरा बेटा है वो 3 साल का है और उसकी तबीयत खराब थी, हो गई थी, उसको पेट में दर्द और उल्टियां हो रही थी। हम उसे रात 12 बजे हॉस्पिटल में लेकर गए, तो हॉस्पिटल में उसको एडमिट कर लिया गया। तो 2 दिन वो हॉस्पिटल में ही था और मैं उसके पास थी, इस वजह से आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी। ठीक है, चलो आ जाओ। तो अब हम बात करेंगे हमारे बॉटनी के पहले टॉपिक की, जिसका नाम है पादप वर्गीकरण। अगर हम पादपों की बात करते हैं तो पादपों को बांटा गया है भाई 2 भागों में। इस संसार में आप बड़े सारे पेड़ पौधे देखते हो, है ना? तो ये बहुत सारे पेड़ पौधे जो है मैम, इनको कुल कितनी कैटेगरीज में बांटा है? तो इस संसार में जितने भी पौधे हैं उनको 2 भागों में बांटा है। चीजों को समझते चलना, चीजों को सुनते चलना, और जहां पर डाउट आएगा मैं पूछूंगी बीच बीच में कि बताओ यहाँ पर कोई दिक्कत है, तो फिर अपने डाउट भी बताते चलना। बाकी टेलीग्राम पर भी आप डाउट पूछ सकते हो। 2 दिन से मैं टेलीग्राम पर भी एक्टिव नहीं थी, उसी कारण से कि तबीयत खराब थी तो थोड़ा उस पर ध्यान देना पड़ रहा था मुझे, तो इसीलिए आपका टेलीग्राम पर रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ। लेकिन आज से टेलीग्राम पर भी एक्टिव रहूंगी तो डाउट आप वहां भी पूछ सकोगे। ठीक है, चलो। तो भाई पेड़ पौधों की बात करें, एकदम सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगी सारी चीजें, बस आपको समझते चलना है। पेड़ पौधों को 2 भागों में बांटा है। एक है प्यारे बच्चे अपुष्पी पौधे, पहले हैं अपुष्पी पौधे। ठीक है, अपुष्पी पौधे पहले है प्यारे बच्चे, अपुष्पी पौधे जिसको हम बोलते हैं क्रिप्टोगैमस। क्रिप्टोगैमस जिसको बोला जाता है क्रिप्टोगैमस इंग्लिश में। और दूसरे कौन से हैं मैडम जी? तो दूसरे हैं पुष्पी पौधे, दूसरे हैं बेटा पुष्पी पौधे। ठीक है,
दूसरे हैं पुष्पी पौधे जिसको हम बोलते हैं फिनेरोगैमस, फिनेरोगैमस। ठीक है, तो भाई पौधे जो हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, अपुष्पी और प्यारे बच्चे पुष्पी। तो कई बच्चों ने तो नाम से ही आइडिया लगा लिया होगा कि पुष्पी क्या होते हैं और अपुष्पी क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों चलो फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि कौन से पौधे पुष्पी हैं और कौन से पौधे अपुष्पी हैं। सबसे पहले पॉइंट तो ये याद रखना बेटा, ये है अविकसित पौधे, ये अविकसित पौधे हैं, मतलब ये पौधे बहुत पहले बने थे और इनका विकास अच्छे से नहीं हुआ। तो पेपर में प्रश्न आता है कि पादप जगत के कौन से पौधे हैं जिन्हें हम अपुष्पी पौधों, अविकसित पौधों के नाम से जानते हैं। तो आप बताकर आना जो अपुष्पी पौधे हैं ये अविकसित हैं बेटा, इनको कहते हैं अनडेवलप्ड प्लांट, ये है अनडेवलप्ड प्लांट। भाई बहुत छोटे हैं, इनके बारे में इनका कोई विकास नहीं हुआ। मैम विकास नहीं हुआ मतलब भाई जब भी हम किसी पेड़ पौधे को देखते हैं तो हमें उस पर फल नजर आते हैं, फूल नजर आता है, पत्तियां नजर आती है ना, बहुत सारी चीजें नजर आती हैं। लेकिन जब इन पौधों को तुम देखोगे तो यहाँ पर फल, फूल, बीज तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो बिचारों के ऊपर ना तो फल लगे, ना फूल लगे, ना बीज लगे, तो दैट्स मीन ये अविकसित रह गए। भाई जैसे कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को अगर हम देखते हैं नॉर्मली जो व्यक्ति होता है, या अगर हम एक लड़के की नॉर्मली बात करें तो भाई नॉर्मल हाइट जो है ऐसा मानकर चलो लड़कों के अंदर 5'5" होती है ना, नॉर्मली बता रही हूँ, उससे ऊपर तो आप 6 फीट तक कितनी भी हो सकती है। और वजन अगर मानकर चल रहे हैं हम तो कम से कम लड़कों के अंदर 55 किलोग्राम या 50 से ऊपर वजन तो होना ही चाहिए किसी भी सामान्य व्यक्ति में। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एकदम उसकी हाइट मतलब बहुत 4 फीट का एक लड़का है और उसका वजन भी प्यारे बच्चों 20 किलो है, तो उसे आप कहोगे कि ये बेचारा अविकसित है, यानी उसका विकास अच्छे से नहीं हुआ। वैसे ही ये जो पौधे थे ये अविकसित पौधे थे। तो जब कभी भी पेपर में पूछे कि पादप जगत के अविकसित पौधे कौन से हैं, तो आप लगाकर आना आंसर अपुष्पी पौधों को, क्रिप्टोगैमस को। ठीक है, ये है अनडेवलप्ड प्लांट। और ये वाले क्या है भाई, ये है डेवलप्ड प्लांट, इनको बोलते हैं हम लोग विकसित पौधे। ये है प्यारे बच्चे विकसित पौधे, इन्हें कहते हैं डेवलप्ड प्लांट। तो ये है डेवलप्ड प्लांट। तो कभी भी पेपर में प्रश्न आएगा कि कौन से पौधे पादप जगत के विकसित पौधों के अंदर आते हैं, तो जितने भी पुष्पी पौधे हैं ना ये आते हैं विकसित पौधों की कैटेगरी में। समझ में आ गई बात। अब हम आगे बढ़ेंगे भाई, अब हम आगे बढ़ेंगे तो मैम और पॉइंट बताओ हमें, अपुष्पी के बारे में बताओ पहले सारी बातें, क्रिप्टोगैमस के बारे में बताओ। तो अगर क्रिप्टोगैमस की हमने करी बात, अगर हमने क्रिप्टोगैमस की करी बात, 65 kg है, अरे भैया बहुत बढ़िया, रिकॉर्डेड क्लास नहीं है बेटा, बिल्कुल लाइव क्लास चल रही है। ठीक है, चलो मैम इंग्लिश में भी बोलो थोड़ा, बेटा मैं बिल्कुल इंग्लिश में भी बोल रही हूँ, हिंदी में भी बोल रही हूँ। ठीक है, तो आ जाओ आगे बात करते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कि मैम ये जो क्रिप्टोगैमस होते हैं, अपुष्पी पौधे होते हैं, इनके अंदर और कौन कौन सी क्वालिटीज हैं जो एग्जामिनेशन में हमको पूछी जाती हैं। तो आपको देखो जैसे नाम से पता चल रहा है अपुष्पी मीन्स इनके अंदर पुष्प नहीं होते। तो लिख लीजिएगा इन पौधों पर, लिखना इन पौधों पर, इन पौधों पर फल, फूल व बीज नहीं पाए जाते। तो एग्जामिनेशन में आपको सीधा प्रश्न आता है कि पादप जगत के वो कौन से पौधे हैं जिनमें फल, फूल और बीज नहीं पाए जाते। विच प्लांट्स ऑफ प्लांट किंगडम विच हैव नॉट फ्लावर, सीड एंड फ्रूट ऑन देम। तो आपको प्रश्न आएगा कि पादप जगत के अंदर वो कौन से पौधे हैं जिन पर फल, फूल, बीज कुछ नहीं बनता। तो आप लोग बताकर आएंगे अपुष्पी पौधे। तो लिख लीजिएगा दीज प्लांट हैव, these plant not have fruits। ठीक है, फ्रूट्स नहीं होते प्यारे बच्चे, फ्लावर नहीं होते इनके पास, एंड सीड। तो ये वो प्लांट होते हैं जिनके पास फल, फूल, बीज कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं मिलेगा इनके पास तुम्हें। ठीक है,
चलो मैडम जी, ये बात भी हमें समझ में आ गई। अगर हमसे एग्जामिनेशन में पूछा तो हम अच्छे से बताकर आ जाएंगे कि भाई फल फूल और बीज किस में नहीं होते हैं, अपुष्पी में नहीं होते हैं। तभी तो इनका नाम है अपुष्पी। पुष्पी का मतलब पुष्प। भाई देखो होता क्या है, किसी भी पौधे के अंदर सबसे पहले फूल बनेगा, फूल से फल बनेगा और फल में बनेगा बीज। तो ये तीनों संरचनाएं रिलेटेड है एक साथ, ये तीनों स्ट्रक्चर जो है एक साथ रिलेट करते हैं। किसी आप जैसे आम है बेटा, अब आप आम के जो पेड़ देख रहे हो ना, तो आपने देखा था कि अप्रैल के महीने के आसपास आम के पेड़ पर छोटे छोटे फूल आने लग गए थे, वाइट वाइट। तो उससे तुमने आइडिया लगा लिया था कि अब जो है इस पेड़ पर आम लगने शुरू होंगे, यानी अब जितने भी आम के पेड़ हैं उन पर फल लग चुके हैं, आम लग चुके हैं। तो होता क्या है बेसिकली, सबसे पहले किसी भी पेड़ के ऊपर आता है फूल, फूल से बनता है फल और फल के अंदर बनते हैं बीज। तो जब इनके पास फूल ही नहीं है भैया, तो फूल नहीं है तो फल भी नहीं बनेगा, फल नहीं है तो बीज भी नहीं बनेगा। तो सिंपल सी कोरिलेट करके बातों को हम लोगों को पढ़ना है कि इनके पास फल फूल बीज कुछ नहीं होता। दे डू नॉट हैव फ्लावर फ्रूट्स एंड सीड्स। क्लियर? चलो अब आगे बात करते हैं। मैम ये जो क्रिप्टोगैमस होते हैं, इनके पास या इन पौधों के अंदर जब बीज नहीं बने तो ये अपनी जनसंख्या को कैसे बढ़ा रहे हैं? भाई जैसे हमें कोई भी पौधा अगर बोना है तो उसके बीज हम बो देते हैं। आम हमें लगाना है तो आम के बीज को हम लगा देंगे, सेब के बीज को हम लगा देंगे, उससे नया पौधा हो जाता है। तो मैम इनमें तो बीज बनते ही नहीं है, फिर इनके अंदर कैसे ये अपनी जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं? तो बीज की जगह पर इनमें बनते हैं स्पोर्स, इनके अंदर बनते हैं बीजाणु। तो ये भी पॉइंट आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से पौधों में जनन की प्रक्रिया बीजाणु द्वारा होती है। इन विच प्लांट रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय स्पोर। तो आप बताएंगे क्रिप्टोगैमस। तो लिख लीजिएगा, जनन बीजाणु द्वारा होता है, जनन बीजाणु द्वारा होता है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। तो भाई इनमें जो जनन होता है, इनके अंदर यानी जब अपनी जनसंख्या को ये बढ़ाएंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, तो किसके द्वारा? बीजाणु। बीज अलग है बेटा, बीजाणु अलग है बेटा। तो लिख लीजिएगा रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन लिखिएगा भाई, रिप्रोडक्शन टेक प्लेस, टेक प्लेस बाय स्पोर्स। ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इनमें बीज नहीं बनते, बीज की जगह बनते हैं बीजाणु यानी स्पोर्स। अब मुझे बताओ यहां तक बातें क्लियर हैं बेटा? यहां तक बातें क्लियर हैं? संजय मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपको आते ही रीजन बताया है कि क्यों क्लास रेगुलर नहीं हो रही है। भाई प्यारे बच्चों, हम सब भी इंसान हैं, हमारी भी फैमिली है। तो कई बार आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि आप रेगुलर क्लास ले रहे हो लेकिन आपकी फैमिली में कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको क्लास स्किप करनी पड़ती है। तो भाई वैसी कंडीशन हमारे साथ भी बन जाती है प्यारे बच्चों। तो अगर फैमिली में कोई नजदीकी है ऐसा जो हमारे बिना नहीं रह सकता या हमें उसकी टेक केयर करनी है, तो फिर कई बार ऑफ लेना पड़ जाता है ना प्यारे बच्चे? समझ में आई ना बात? चलो तो आ जाओ, अब हम आगे बात करेंगे। तो भाई अब आप लोगों को ये 3 पॉइंट मैंने लिखवाए हैं, तीनों एग्जाम में आपको पूछे जा चुके हैं। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए हैं। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। आगे अभी मैं आपको इनके बारे में नहीं बता रही हूँ कुछ भी, अभी इनको भूल जाओ। अभी हम जितनी भी बातें कर रहे हैं इनके बारे में कर रहे हैं, अपुष्पी के बारे में, है ना? तो भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं अपुष्पी पौधों की बात करती हूँ तो इनको ना 3 भागों में बांटा गया है। अपुष्पी पौधों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। तो आप लिख सकते हो अपुष्पी पादपों को, अपुष्पी पादपों को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो इनको कितने भागों में बांटा गया है प्यारे बच्चे? 3 भागों में बांटा गया है। तो लिख सकते हो क्रिप्टोगैमस, क्रिप्टोगैमस, क्रिप्टोगैमस आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो भाई इनको बांटा गया है 3 पार्ट्स में। ये भी पेपर में आ सकता है कि क्रिप्टो इनमें से कौन सा एक अपुष्पी पौधों का भाग नहीं है, ऐसे प्रश्न आ जाएगा। इन विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्रिप्टोगैमस। तो ऐसे करके आपको प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम में। तो भाई क्रिप्टोगैमस को बांटा गया है 3 भागों में। अब 3 भाग कौन कौन से हैं? तो चलिए भाई बात करते हैं। पहले नंबर पर है प्यारे बच्चों थैलोफाइटा, पहले नंबर पर है थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। ठीक है, तो थैलोफाइटा किस प्रकार के पौधे हैं आपको पूछेगा।
तो थैलोफाइटा आते हैं क्रिप्टोगैमस के अंदर। दूसरे नंबर पर है प्यारे बच्चे ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा, कुछ कुछ तुम्हारी याददाश्त वापस आ रही होगी, कहीं ना कहीं तुमने कभी ना कभी पढ़े होंगे और सुने होंगे इनके नाम। अगला है प्यारे बच्चे ब्रायोफाइटा। तो थैलोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया। मैम ये सब किसके पार्ट्स हैं? तो ये सारे के सारे अपुष्पी पौधों के पार्ट होते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पर है टेरिडोफाइटा। तीसरे नंबर पर है टेरिडोफाइटा। तो ये भी आपको पूछेगा एग्जाम में कि भैया जो टेरिडोफाइटा, अब देखो कैसे यहां से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन बनता है कि ऐसे दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन अपुष्पी पौधों का भाग नहीं है, इन विच फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्रिप्टोगैमस। तो भाई आपको पता है ये भी क्रिप्टोगैमस का पार्ट है, ये भी क्रिप्टोगैमस का पार्ट है, ये भी क्रिप्टोगैमस का पार्ट है। फोर्थ ऑप्शन कुछ और बनाकर दे देता है। तो जब आपको पता होगा कि कौन कौन से क्रिप्टोगैमस के पार्ट हैं तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर आ पाओगे। तो समझ में आया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये 3 पार्ट होते हैं क्रिप्टोगैमस के प्यारे बच्चे, ठीक है। इनके बारे में अभी हमें पढ़ना है डिटेल में, लेकिन उससे पहले एक बात, एक पॉइंट मैं आपको लिखवा देती हूँ कि ये जो आप लोगों के अपुष्पी पौधे होते हैं यानी कि क्रिप्टोगैमस होते हैं, इनके अंदर जो भ्रूण बनता है ना वो प्यारे बच्चे नेकेड होता है, ठीक है। कैसा होता है? नग्न अवस्था में होता है। यानी कि इस पॉइंट को मैं चलो तुम्हें आगे अभी क्लियरली समझाऊंगी, अभी इसको लिखो क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पर इन चीजों को समझो, अभी एक एक करके थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को समझना शुरू करते हैं। उस पॉइंट को भी मत लिखो, उससे मैं अभी आगे समझाऊंगी, क्योंकि ये सारी चीजें समझ जाओगे ना तब उस पॉइंट को समझ पाओगे। तो आओ सबसे पहले हम लोग डाल लेते हैं फर्स्ट थैलोफाइटा। तो सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे थैलोफाइटा के बारे में, ठीक है। थैलोफाइटा तो लिखेंगे भाई थैलोफाइटा। अब बात करेंगे हम थैलोफाइटा के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट, जो थैलोफाइटा होते हैं इनके अंदर अगर हम इन तीनों में बात करें, एक पॉइंट देखना बेटा, अगर हम इन तीनों का कंपैरिजन करें तो इन तीनों में सबसे कम विकसित पौधे कौन से हैं? भाई मैंने कहा अपुष्पी पौधे तो है ही अविकसित, इनका अच्छे से विकास हो ही नहीं पाया। इनके 3 भाग हैं, तो इन तीनों में भी सबसे कम विकसित कौन से होते हैं? तो बताओगे थैलोफाइटा। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि निम्नलिखित में से सबसे कम विकसित पौधों का वर्ग बताइए कौन सा है। Which of the following has lowest development plant group? तो आप लोग बताएंगे कि सबसे कम विकसित पौधों का जो ग्रुप है वो है थैलोफाइटा का। तो ये ना सबसे कम विकसित थे, फिर इनके बाद थोड़े विकसित हुए तो ब्रायोफाइटा बने, फिर थोड़े विकसित हुए तो भाई टेरिडोफाइटा बने। तो ऐसे ऐसे सीक्वेंस में चल रही हैं चीजें, सीक्वेंस में चल रही हैं चीजें। भाई हम जब पृथ्वी पर विकास हुआ ना तो हम एकदम से इतने बड़े नहीं बन गए। पहले बना था एक ऐसा जीव जिसमें एक ही कोशिका थी, जो किसी को दिखाई भी नहीं देता था बिना माइक्रोस्कोप के। फिर उसी एक कोशिका ने अपने आप को 2 कोशिकाओं में बनाया, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे बनी करोड़ों लाखों अरबों कोशिकाएं, तब जाकर हमारे जितने बड़े जीव बने। तो ऐसे करके हुआ था भाई विकास। तो पौधों में भी ऐसे ही विकास हुआ। सबसे पहले अविकसित पौधे बने, फिर थोड़े और विकसित हुए, फिर थोड़े और विकसित हुए, फिर और विकसित हो गए, फिर और विकसित हो गए। तो आज जो तुम ये बड़े बड़े पेड़ देखते हो ना, आम का, नीम का, जितने भी पेड़ तुम देखते हो, गुलाब का, चमेली का, चंपा का, यहाँ तक खींच कर लेके आऊंगी मैं तुम्हें अब, यहाँ तक, ठीक है। समझ में आ रही है ना बातें? वीडियो ब्लर हो रही है बेटा, एक बार आप वापस से एप्लीकेशन से बाहर निकलकर फिर से आ जाओ, ठीक है। समझ में आई? ठीक है भाई, समझ में आ जाओ अब, मतलब समझ में आ जाएगी बातें। अब आ जाओ आगे। वॉइस तो क्लियर है प्यारे बच्चे? वॉइस तो क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आ जाओ, अब थैलोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। जो थैलोफाइटा है ना, तो लिख लीजिएगा सबसे कम विकसित पौधे हैं ये, सबसे कम विकसित पौधे, सबसे कम विकसित पौधे हैं ये, ठीक है। सबसे कम विकसित पादप, तो लिखेंगे भाई लेस डिवेलप प्लांट, लेस डिवेलप्ड प्लांट होते हैं, ठीक है, लेस डिवेलप्ड प्लांट। सेकंड पॉइंट क्या है भाई इनके बारे में?
सेकंड पॉइंट क्या भाई, सुनते चलना, देखो कितनी मजेदार मजेदार चीजें दिखेंगी तुम्हें। ये जो थैलोफाइटा है ना, इनका जो शरीर होता है, इनकी जो बॉडी होती है वो थैलस के समान होती है। तो लिखेंगे एक पॉइंट, शरीर थैलस के समान, शरीर थैलस के समान। ये बहुत ज्यादा प्रश्न आता है, शरीर थैलस के समान, ठीक है। इनका जो शरीर है ना वो थैलस के समान होता है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे थैलस क्या होता है भैया, तुम सब्जी लेने गए हो कभी, मम्मी पापा तुम्हें सब्जी लेने भेज देते हैं तो तुम थैला लेके सब्जी लेने जाते हो, तो थैला तो तुमने देखा है, वैसा ही समझ लो थैलस होता है। तो इनका जो शरीर है ना उसमें तुम कुछ नहीं पहचान सकते कि इनका जड़ कहाँ है, इनका तना कहाँ है, इनकी पत्ती कहाँ है, इनमें क्या कुछ कहाँ है, या पहचान ही नहीं सकते। तो पेपर में ये भी आता है कि वो पादप जगत के कौन से पौधे हैं जिनका शरीर थैलस के समान होता है। तो लिख लीजिएगा थैलस लाइक बॉडी। इनका जो शरीर है ना वो कैसा होता है, थैलस लाइक बॉडी। अब कई बच्चे समझ रहे होंगे मैम थैलस होता क्या है, तो भाई आ जाओ तुम्हें दिखा दूं पहले। अगर तुम किसी एक पेड़ को देखोगे प्यारे बच्चे, किसी एक प्लांट को देखोगे, तो तुमने कई बार, अच्छा मुझे ये बता दो, ये तुमने जैसे कि ये फोटो है पूरा, इसमें ये जो तुम्हें दिख रहे हैं, ये जो एलगी दिख रही है, कई बार तुम्हारे घर के आसपास कोई तालाब होगा तो वहां तुमने देखा होगा सारा का सारा पानी सड़ जाता है, हरा हरा हो जाता है सारा का सारा पानी। तो वो जो हरा हरा पानी है ना, वो पानी हरा नहीं है, उस पानी के ऊपर उगा हुआ है पादप। वो पादप है बेटा, वो प्लांट है। कौन से प्लांट है, वो प्लांट है आपके थैलोफाइटा। तो वो एक तरीके की एलगी होती है जो पूरे पानी को हरा हरा कर देती है। कई बार तुम किसी, मतलब जैसे अब गर्मियों में तुम नहाने जा रहे हो, कई बच्चे गांव के जो होंगे वो पानी की होदी में नहाते हैं, जैसे ट्वेल वगैरह चलती है वहां पानी भरा रहता है, उस ट्वेल के अंदर देखना फिसलनी बन, मतलब हरी हरी काई सी जम गई होगी, उस पर तुम फिसल जाते हो, वही है प्यारे बच्चे थैलोफाइटा। तो उस काई को देखकर या ऐसे जब वो पानी सड़ जाता है, उस पानी पर जो एलगी उग गई है, उस एलगी को देखकर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इसकी जड़ कहाँ है, इसका तना कहाँ है, इसके पत्ते कहाँ है? कुछ नहीं दिखता, कुछ पहचान नहीं कर सकते तुम उसकी। तो बस, तो यही तो है थैलोफाइटा। तो प्यारे बच्चे जो थैलोफाइटा होते हैं, इनका शरीर थैलस के समान होता है। अब थैलस क्या है, थैलस ऐसे पौधे होते हैं जिनके अंदर प्यारे बच्चे जड़, तना, पत्ती पहचान योग्य नहीं होती हैं, ठीक है, पत्तियां पहचान योग्य नहीं होती हैं। तो इनके अंदर ना तुम कुछ नहीं पहचान सकते कि इनकी पत्ती कहाँ है, इनका तना कहाँ है और इनकी जड़ कहाँ है। इनमें तुम्हें कुछ पहचान नहीं आएगा भाई। एक नॉर्मल से पेड़ को देखकर तुम बता दोगे कि मिट्टी के अंदर इसकी जड़ है, ये ऊपर को जो जाता है वो उसका तना है, उस पर पत्तियां लगी हुई हैं, है ना, ये सब देखकर तुम बता दोगे। लेकिन थैलोफाइटा में तुम ये नहीं बता सकते कि कहाँ जड़ है, कहाँ पत्ती है, कहाँ तना है। तो लिख सकते हो रूट, रूट्स, स्टेम एंड लीव्स नॉट टू आइडेंटिकल, ठीक है। तो ये ऐसे पौधे हैं जिनका जड़, तना, पत्ती आप पहचान ही नहीं सकते। अब मुझे बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को? हाँ बेटा, बेटा बिल्कुल ठीक है, मतलब बिल्कुल तो नहीं, आराम है उसे अब काफी, ठीक है। अब मुझे बता दो जल्दी से, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक है, जल्दी से बताओ। हमारे घर के वाली पे हरा है तो है, समझ नहीं आया बेटा क्या बोल रहे हो? तो मैंने आपको बेस्ट एग्जाम्पल, आपके डेली रूटीन से संबंधित एग्जाम्पल दिए हैं आप लोगों को, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। जल्दी से बताओ कोई दिक्कत किसी चीज को? यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर हो रही है ना? तो बढ़िया से मजा आ रहा है ना, समझ में आ रही है चीजें? चलो बहुत बढ़िया। ये सब प्रश्न के हैं जो मैं आपको पॉइंट्स लिखवा रही हूँ। आ जाओ आगे बात करते हैं। अब थैलोफाइटा के बारे में जब हमने बात करी प्यारे बच्चे, तो थैलोफाइटा जो पौधे होते हैं, इन पौधों के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं मैडम? इनके उदाहरण बता दो हमें। तो भाई आ जाओ बात करते हैं एग्जाम्पल की, बात करते हैं उदाहरण की। तो इन पौधों के जो एग्जाम्पल होंगे ना, वो होते हैं आप लोगों के शैवाल। तो भाई एग्जाम्पल लिख लीजिएगा शैवाल, ठीक है। शैवाल किस वर्ग में आने वाले पौधे हैं आप बताओगे? थैलोफाइटा में, जिसको हम लोग एल्गी के नाम से जानते हैं। शैवाल हो गई एल्गी, और दूसरा एग्जाम्पल है इनका लाइकेन। लाइकेन प्यारे बच्चे, ठीक है, लाइकेन। तो लाइकेन हो गया, और आप लोगों की एल्गी हो गई यानी शैवाल।
ये सब एग्जाम्पल हैं किसके, थैलोफाइटा के। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि शैवालों को पादप जगत के किस वर्ग में रखा गया है, आप बताएंगे थैलोफाइटा में रखा गया है, या इनमें से कौन एक थैलोफाइटा का उदाहरण है, तो शैवाल और लाइकेन। चलिए बात करते हैं शैवालों के बारे में, आ जाइए भाई बात करते हैं शैवालों के बारे में। तो चलो हेडिंग डालेंगे शैवाल यानी कि एल्गी, हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चे एल्गी, हेडिंग डालेंगे एल्गी यानी कि शैवाल। तो प्यारे प्यारे बच्चों जो शैवाल होती हैं, सबसे पहला पॉइंट कि मैम जब हम शैवालों का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, शैवालों का अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ एल्गी क्या होती है, स्टडी ऑफ एल्गी, ये आपको पूछ ले तो आप लोग बताकर चलना कि जब हम शैवालों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, जब हम किसका अध्ययन करते हैं प्यारे बच्चे, शैवालों का अध्ययन करते हैं, तो इसको कहा जाता है फाइकोलॉजी। क्या कहते हैं भाई, फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, शैवालों के अध्ययन को कहा जाता है फाइकोलॉजी। तो कभी भी ये एग्जाम में आपको पूछे कि फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है, तो आप बताएंगे शैवालों का अध्ययन। एल्गीज जो होती है इनकी स्टडी को कहा जाता है फाइकोलॉजी, ठीक है, या एक और नाम से भी जान सकते हो, एक और नाम से भी जान सकते हो, एल्गोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है, एल्गोलॉजी भी कहा जाता है, एल्गोलॉजी, ठीक है, एल्गोलॉजी। तो एल्गी से तो आप जान ही जाओगे एल्गोलॉजी, ठीक है, एल्गी को हम एल्गोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, या एल्गी के अध्ययन को एल्गोलॉजी भी कहते हैं या फाइकोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो ये पॉइंट है सीधा सीधा, आपको समझ में आ गई बात। आगे बात करते हैं कि जो मैम शैवाल होती हैं या एल्गीज जो होती हैं ये कितने प्रकार की होती हैं, या इनमें जब ये अपना खाना बनाएंगे इनमें जो भोजन निर्माण की प्रक्रिया है वो कैसे होती है, तो आप लोग बताएंगे ये स्वपोषी पादप होते हैं, स्वपोषी पादप है प्यारे बच्चे, स्वपोषी पादप है, ठीक है। ये कैसे पौधे होते हैं प्यारे बच्चे, एल्गी होती हैं स्वपोषी। दीज आर ऑटोट्रोपिक, लिख लीजिएगा, दीज आर ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक होते हैं प्यारे बच्चे ये। मैम ऑटोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण करते हैं, धूप से अपना खाना बनाते हैं दूसरे पौधों की तरह, तो ये भी क्या होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ये भी आपको पूछा जाता है कि जो एल्गी हैं शैवाल ये किस प्रकार के पौधे हैं, या इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, शैवालों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है, ऐसे पूछ लेगा। तो आपको दे देगा कि विषमपोषी होती हैं, है ना, आपको दे देगा यानी हेट्रोट्रोफिक होती हैं, आपको दे देगा प्राणी संभोजी होती हैं, होलोफिटिक होती हैं, या आपको दे देगा कि हर्बीवोरस होती हैं यानी वनस्पति खाने वाली, या आपको दे देगा कि ऑटोट्रोफिक होती हैं। तो ये ऑटोट्रोफिक हैं, अपने आप बनाती हैं अपना खाना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है इनके अंदर, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं। तो एल्गीज जो होती हैं ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, तो लिखेंगे दीज आर फोटोट्रॉफिक, ठीक है, फोटोसिंथेटिक प्लांट, फोटोसिंथेटिक, तो फोटोसिंथेटिक प्लांट होते हैं भाई ये, ठीक है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना खाना बनाते हैं। क्लियर। अब आगे बात करते हैं जो एल्गीज होती हैं यानी कि जो शैवाल होती हैं मैडम जी, इनके अंदर जनन की क्रिया कैसे होती है। ये तो खाना बना लिया भाई इन्होंने प्रकाश संश्लेषण करके, धूप का इस्तेमाल करके, जैसे पेड़ पौधे करते हैं वैसे ये भी खाना बनाती हैं, वैसे ये भी खाना बना रही हैं भाई, है ना। एल्गी कैसा होता है अभी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, ठीक है। मिल रही जो आपने करा दिया है बेटा वो पहली क्लास हुई है बस एक, वीरेन वो एक पहली क्लास हुई है, वीन है, वीन नाम, वीन गोस्वामी, बेटा वो एक ही क्लास हुई है, और आज से 3 दिन पहले की वो क्लास है, मतलब 2 दिन बीच में नहीं हुई थी क्लास, उससे पहले दिन की वो क्लास है फिर, ठीक है। चलो आओ, मंडे वाली क्लास है बेटा, मंडे में हुई थी। चलो अब आगे बात करते हैं। तो ये क्या करती हैं प्यारे बच्चे, इनमें जनन कैसे होता है ये पूछा जाता है, जनन, इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो एल्गीज जो होती है ना ये दोनों तरीके का रिप्रोडक्शन कर सकती है भैया, इनमें लैगिक और अलैगिक दोनों जनन होते हैं, ठीक है, लैगिक व अलैगिक। तो ये भी पूछा जाएगा कि शैवालों में किस प्रकार का जनन होता है, तो आप लोग बताएंगे शैवालों में सेक्सुअल
और असेक्सुअल दोनों होता है। सेक्सुअल एंड असेक्सुअल दोनों तरीके का रिप्रोडक्शन होता है। मतलब कि इनमें नर और मादा गैमिट भी बनेंगे। जैसे हम लोगों के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, नर अलग होता है, मादा अलग होती है, तो इनके अंदर नर और मादा गैमिट भी देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ एसेक्सुअल भी होता है, मतलब शरीर के किसी भी भाग से नया पौधा बना लेते हैं। पत्ती टूट जाए उससे बना लेंगे, बीजाणु उनके अंदर झड़ जाए उससे बना लेंगे। तो कहने की बात यह है कि शैवालों में दोनों तरीके का जनन होता है, लैंगिक भी होगा और अलैंगिक भी होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब इनके अंदर बनते हैं जूस्पोर, शैवालों के अंदर बनते हैं जूस्पोर। तो लिख लीजिएगा, जूस्पोर का निर्माण करती है, जूस्पोर का निर्माण करती है, जूस्पोर का निर्माण होता है। जो शैवाल होती है ना, इनके अंदर जूस्पोर का निर्माण होता है बेटा। जूस्पोर क्या होते हैं? तो जूस्पोर एक तरीके की संरचना है। जैसे आम आप खाते हो, आम में से गुठली निकलती है ना? तो आम में निकली गुठली, लेकिन इनके अंदर फल तो बनते नहीं है, तो इनके अंदर बनते हैं जूस्पोर। तो जूस्पोर फॉर्मेशन होता है इनके अंदर। तो ये पूछ सकता है कि जूस्पोर किसके अंदर बनते हैं? शैवालों में, ठीक है। आपको पूछ लेगा ब्रायोफाइटा में, आपको पूछ लेगा टेरिडोफाइटा में, आपको पूछ लेगा जीवाणु में, ऐसे करके। तो आप बताएंगे जूस्पोर का निर्माण होता है शैवालों के अंदर। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गए। अब बात करते हैं कि शैवाल होती कितने प्रकार की है। ये भी आपको प्रश्न आता है एग्जाम में कि भैया शैवाल होती कितने प्रकार की हैं। तो शैवालों के ना अलग अलग रंग होते हैं। लाल रंग की होती है, भूरे रंग की होती है ना, और नीली हरी होती है या फिर हरी होती है। तो इनके बारे में भी प्रश्न आते हैं आप लोगों को। जूस्पोर क्या होते हैं? अच्छा, तो भैया जो जूस्पोर होते हैं ना, वो ऐसे समझ लो जैसे आपने एक आम खाया, उस आम में से निकलेगी गुठली, है ना? तो वैसे इनके अंदर गुठली तो बनती नहीं है क्योंकि फल ही नहीं बनते। तो इनके अंदर जो इनका बीजाणु है या इनके अंदर जो संरचना बनती है वो जूस्पोर बनती है। तो जूस्पोर एक संरचना का नाम है जो इनके अंदर बनती है शैवालों के अंदर। आप आम का पौधा, सेब का पौधा, जितने भी तुम फल वाले प्लांट देखते हो, उनमें किसी में भी जूस्पोर नहीं बनेगा। ये निम्न कैटेगरी के पौधों में बनते हैं, जैसे कि शैवाल में। ठीक है, तो जूस्पोर एक संरचना है जो कि शैवालों में निर्मित होती है, शैवालों में बनती है। ठीक है, चले आगे। अब हम लोग आगे बात करेंगे। आओ अब आगे बात करेंगे। तो आगे क्या पढ़ेंगे भाई? आगे हम लोगों को पढ़ना है कि शैवाल कितने प्रकार की होती हैं। तो आ जाइए, अब बात करते हैं फैमिली के बारे में। शैवालों का वर्गीकरण। तो शैवालों का वर्गीकरण कैसे करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। भाई क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी कैसे होगा? शैवालों का वर्गीकरण अब हम लोग कैसे करेंगे? तो भाई शैवालों को बांटा गया है 4 वर्गों में। कितने वर्गों में बांटा गया है? आप बताएंगे 4 वर्गों में बांटा गया। ठीक है, 4 क्लासेस में इनको डिवाइड किया गया है। 4 वर्गों में बांटा गया है शैवालों को। कितने वर्गों में बांटा है प्यारे बच्चे? 4 वर्गों में। कौन कौन से हैं? आ जाओ लिख लो। पहले नंबर पर लिखेंगे क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी। ठीक है, पहले नंबर पर हम लोग लिखेंगे क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी। और इसको ना बड़े ध्यान से समझना, तुम्हें देखने में डिफिकल्ट लगेंगी चीजें, लेकिन जब याद करोगे ना एकदम इजी लगेंगी। एकदम मैं आपको मजेदार या एकदम ट्रिक वाले तरीके से पढ़ाऊंगी कि कैसे इन वर्गों को आप याद कर लोगे। पहला है भैया क्लोरोफाइसी, लिख लिया? क्लोरोफाइसी। ठीक, अच्छा क्लोरोफाइसी में आपको पूछेगा कि बता दो कैसे रंग की शैवाल आती है क्लोरोफाइसी में। ऐसे प्रश्न बना हुआ है, कई बार कई एग्जाम्स में बना है कि क्लोरोफाइसी में किस रंग की शैवाल आती है। तो क्या कभी तुमने सुना है? क्या कभी तुमने एक बात सुनी है? कई बार नॉर्मली क्वेश्चन आता है कि पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है। पौधों में जो हरा रंग है, आपने देखा है प्लांट्स हरे रंग के होते हैं, पत्तियां हरी होती हैं। तो पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? आप कहते हो क्लोरोफिल के कारण। नाम तो सभी बच्चों ने सुना है भाई क्लोरोफिल का, है ना? तो क्लोरोफिल हरा रंग देने का काम करता है पेड़ पौधों में, और हमने लिख रखा है क्लोरो। भैया क्लोरो, क्लोरो से बना लो क्लोरोफिल।
तो क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, वैसे ही जो क्लोरोफाइसी के अंदर शैवाल आती हैं वो होती हैं हरे रंग की। तो भैया हो गया ना यही याद। इसमें कैसी शैवाल आती हैं? हरे रंग की शैवाल आती हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि ग्रीन एल्गी को, हरे रंग की शैवालों को किस वर्ग में रखा गया है? आंसर ठोक कर आ जाना, क्लोरोफाइसी। आ गई बात समझ में? तो ये हरे रंग की शैवाल आती है इसमें, क्लोरोफाइसी में। जैसे मैंने अभी तालाब वाला एग्जाम्पल दिया, जब तालाब के आसपास तुम सारा पानी देखते हो वो तुम्हें हरा हरा सा दिखता है, तो वो हरे रंग की शैवाल है, वो क्लोरोफाइसी के अंदर आने वाली शैवाल है। ठीक है, आ जाओ दूसरे नंबर की बात करते हैं। दूसरे नंबर की बात करेंगे तो रोडोफाइसी। भैया रेड कलर से लिखूंगी मैं तो, रोडोफाइसी लिखो भाई, रोडोफाइसी। दूसरे नंबर की क्लास की बात करी तो रोडोफाइसी। ठीक है, रोडोफाइसी। अच्छा मुझे बताना रेड की स्पेलिंग क्या होती है? जल्दी से बताओ सारे बच्चे, रेड की स्पेलिंग क्या होती है? फूलों का मोड़ा प्रजनन अंग कौन सा है? फूलों का मादा प्रजनन अंग कौन सा है? तो प्यारे बच्चों, फूलों के अंदर होता है पिस्टिल। पिस्टिल यानी कि मादा प्रजनन अंग, उसी को हम लोग कार्पल के नाम से भी जानते हैं। तो मैं आपको जब ये वाले पौधे पढ़ाऊंगी ना प्यारे बच्चे, जब मैं आपको ये फिनेरोगैमस पुष्पी पौधे पढ़ाऊंगी, इनमें आपको पूछा जाता है कि फूलों के अंदर मादा और जनन अंग कौन सा होता है, तो मैं आपको पढ़ाऊंगी वहां पर पिस्टिल के बारे में। पिस्टिल होता है मादा जनन अंग। ठीक है, आगे बात करें। चलो, तो अब आप लोगों ने रेड की स्पेलिंग मुझे बताई, RED रेड। अब यहाँ पर क्या लिख रहा है भैया? आर से होता है रेड और आर से ही बन रहा है रोडो, तो दैट्स मीन रोडोफाइसी में किस रंग की शैवाल आती हैं? तो सीधा सीधा रेड, आर से ही रेड शुरू होता है और आर से ही रोडोफाइसी। तो आप बताओगे इसमें आती हैं लाल रंग की शैवाल, सिंपल। ठीक है, लाल रंग की जो शैवाल आती हैं, रेड एल्गी आती हैं इसके अंदर। तो एग्जाम में पूछेगा कि रोडोफाइसी के अंदर किस रंग की शैवालों को रखा गया है, या लाल रंग की शैवालों को किस वर्ग में रखा गया है, तो आप लोग बताकर आ जाओगे भाई आर से रेड होता है और आर से ही रोडो होता है। तो रोडोफाइसी में आती है लाल रंग की शैवाल। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आ जाओ तीसरे नंबर पर है प्यारे बच्चे फियोफाइसी। ठीक है, फियोफाइसी तीसरे नंबर पर है, फियोफाइसी। फियोफाइसी तीसरे नंबर पर है भाई, फियोफाइसी। फियोफाइसी। ठीक है, अब फियोफाइसी में कौन से रंग की शैवाल आती है? दो तो आपको याद हो ही गया भैया। मैंने कहा क्लोरोफाइसी में हरे रंग की आती है, क्लोरोफिल से याद कर लोगे। मैंने बोला रोडोफाइसी में रेड कलर की आती है, आर से याद कर लोगे। लेकिन बचा कौन सा? फियोफाइसी। तो फियोफाइसी में आती है प्यारे बच्चे भूरी शैवाल। तो तीसरे मैंने बोला 4 रंग की होती है ये शैवाल, तो दो तो आपको पहले ही याद हो गई। अब आपको फियोफाइसी दिया है, तो फियोफाइसी में आती है भूरी शैवाल। तो ये भी आप लोगों को याद हो जाएगा भाई। जब 2 याद हो गए तो तीसरा अपने आप पता चल जाएगा कि हरे रंग की तो क्लोरोफाइसी में है, तो इसमें नहीं आएगी। रोडोफाइसी में आती है लाल रंग की, तो इसमें नहीं आएगी। तो फियोफाइसी में बच्ची भूरे रंग की शैवाल। इसमें आती है ब्राउन एल्गी प्यारे बच्चे, ब्राउन कलर की जो होती है। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर चल रही हैं। अब आओ फोर्थ नंबर का जो चौथा वर्ग जो है, ये है ब्लू ग्रीन एल्गी। इसमें इसको कहते हैं साइनोफाइसी। साइनोफाइसी इसको कहा जाता है प्यारे बच्चे, साइनोफाइसी। ठीक है, साइनोफाइसी। प्यारे बच्चे बायोलॉजी में कभी भी आपको कहीं भी कोई भी साइनो वर्ड लिखा मिले, साइनो का मतलब, साइनो कहीं भी लिखा मिले तो इसका मतलब होता है नीला। इसका मतलब होता है प्यारे बच्चे नीला। तो बायोलॉजी में इस चीज को याद कर लो। अभी आप बहुत सारी चीजें पढ़ोगे आगे, जैसे आप विटामिन B12 को पढ़ोगे, उसका नाम होता है कोबलामीन या साइनोकोबलामीन, क्योंकि वो नीले रंग की होती है इसीलिए उसका नाम है साइनोकोबलामीन। ठीक है, तो आपको कभी भी पूछे कि जो साइनो टर्म है वो कौन से रंग को बताती है, तो साइनो का मतलब होता है नीला। आज रात को जब सोओगे तो एक बार दिमाग में रिकॉल करना, साइनो, साइनो का मतलब होता है नीला। तो कई बार जब तुम्हें नीला रंग दिखे ना कहीं, तो बोलना आज तो बड़ी साइनो लग रही हो भैया। तो साइनो मतलब आज तो बड़ी नीली लग रही हो, या आज तो आसमान बड़ा साइनो हो रहा है। साइनो का मतलब नीला।
ठीक है, तो भाई साइनोफाइसी में आती है नीली हरी शैवाल, नीली हरी शैवाल। तो ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में ये भी कि भाई पादप जगत में नीली हरी शैवालों को किस वर्ग में रखा गया है, ऐसे करके प्रश्न बनता है। तो पादप जगत में नीली हरी शैवालों को रखा गया है साइनोफाइसी में। ठीक है, नीला वर्ड देखते ही समझ जाना साइनो, साइनोफाइसी में नीली हरी शैवाल आती है। ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी आती है बेटा यहाँ पर। अब मैं यहाँ थोड़ी देर रुकूंगी और पूछूंगी आप लोगों से, कोई दिक्कत आप लोगों को? ठीक है, इतना अंधेरा क्यों दिख रहा है भैया? अंधेरा तो नहीं दिख रहा, मुझे भी स्क्रीन सामने दिख रही है। अंधेरा शायद तुम्हें रात हो गई इसलिए अंधेरा दिख रहा है। जल्दी से बताओ अब, तो यहाँ तक कोई दिक्कत? जल्दी से बोलो प्यारे बच्चे, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत? ये क्या लिखा है कहाँ पर प्यारे बच्चों, ये बताओ कौन सा चीज आपको समझ में नहीं आ रही है? शैवालों का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी हम लोग कर रहे हैं। तो एल्गी को 4 क्लासेस में बांटा गया है, 4 वर्गों में बांटा गया है। ये 4 वर्ग कौन कौन से हैं? क्लोरोफाइसी है, क्लोरोफाइसी में हरे रंग की शैवाल आती है, रोडोफाइसी में लाल रंग की शैवाल आती है, थियोफाइसी के अंदर भूरे रंग की शैवाल आती है, और साइनोफाइसी के अंदर नीली हरी शैवाल आती है। ठीक है, नीली हरी, ये दोनों केवल हरी पूछेगा तो आप बता दोगे क्लोरोफाइसी, लेकिन एक साथ पूछ रहा है नीली हरी शैवाल तो आप लोग बताओगे ये होती हैं आप लोगों की साइनोफाइसी के अंदर। समझ में आई बातें? तो बातें समझ में आ रही हैं भाई? हाँ जी, मुझे सबका कमेंट दिख रहा है, सबका कमेंट प्यारे बच्चे। अरे भैया अब तो तुम्हारे कमेंट भागने लग गए। चलो भैया आओ, अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब बात करनी है इनके एग्जाम्पल की। जो तीसरा या चौथे तरीके का क्वेश्चन बनेगा वो आपको एग्जाम्पल देना है, या आपको पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी एक हरी शैवाल है, इनमें से कौन सी एक लाल शैवाल है, इनमें से कौन सी एक भूरी शैवाल है, और कौन सी शैवाल है नीली हरी शैवाल। आ जाओ बात करते हैं अब एग्जाम्पल की। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं आपको क्लोरोफाइसी के बारे में बताऊं, क्लोरोफाइसी, ठीक है, क्लोरोफाइसी की जब हम लोग बात करेंगे तो भाई क्लोरोफाइसी में आती है हरी शैवाल, क्लोरोफाइसी। अब क्लोरोफाइसी में आती है हरी शैवाल, तो मैम इनका एग्जाम्पल बताओ, अब हमें उदाहरण बताओ। तो जब हम उदाहरण की बात करेंगे तो सबसे नंबर 1 पर लिख लेना क्लोरेला, क्लोरेला प्यारे बच्चे। ठीक है, क्लोरेला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरेला, क्लोरेला। तो क्लोरेला कैसी शैवाल है? क्लोरेला एक हरी शैवाल है। इसके बारे में और कौन कौन से पॉइंट हमें याद करने हैं? आपको पेपर में पूछेगा कि क्लोरेला एक कैसी शैवाल है, आप बताओगे हरी शैवाल है। इस क्लोरेला के बारे में बहुत अच्छे से याद करना कि प्यारे बच्चे ये जो क्लोरेला होती है ना, इसी में प्रकाश संश्लेषण की खोज हुई थी। कौन सी शैवाल है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की खोज हुई थी? क्लोरेला में। तो लिख लीजिएगा प्रकाश संश्लेषण की खोज हुई थी भाई, प्रकाश संश्लेषण की खोज, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की खोज। ठीक है, इसी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की खोज हुई थी। तो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन इसी में डिस्कवर हुई थी। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, डिस्कवरी ऑफ फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। ठीक है, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। तो जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को सबसे पहले इसी शैवाल में देखा गया था, क्लोरेला में। और प्यारे बच्चे इस क्लोरेला को ना अंतरिक्ष यात्री अपने साथ अंतरिक्ष में भी लेकर जाते हैं। तो कौन सी हरी शैवाल को अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में लेकर जाते हैं? क्लोरेला को। तो लिख लीजिएगा, इसको हम अंतरिक्ष शैवाल भी कहते हैं, इसको हम अंतरिक्ष शैवाल भी कहा जाता है, इसको अंतरिक्ष शैवाल कहते हैं, क्योंकि ये अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं ना, इसको अपने साथ अंतरिक्ष में ले जाते हैं। इसको कहते हैं हम स्पेस एल्गी, स्पेस एल्गी इसको कहा जाता है भाई, स्पेस एल्गी। क्यों कहते हैं मैम इसे स्पेस एल्गी? क्योंकि अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री अपने साथ लेकर जाते हैं। क्यों लेकर जाते हैं? क्योंकि प्यारे बच्चे ये बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन का सोर्स होती है। तो इसमें प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, प्रोटीन का बेहतरीन या प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती है, ये अच्छा स्रोत है। खाते हैं इसको, ये प्रोटीन से भरपूर होती है।
और बहुत हल्की होती है। भाई वो अपने जो अंतरिक्ष यात्री हैं, जब वो अंतरिक्ष में जाते हैं तो कोई भाई बिस्किट नमकीन ऐसे कट्टा भर के आटे पाटे तो लेके नहीं जाएंगे भाई, इतना सामान तो, इतना वजन तो उसी में हो जाएगा। अगर वो 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए स्पेस में जा रहे हैं तो क्या आटे का कट्टा बनाकर लेकर जाएंगे वहां, रोटी बनाएंगे क्या बैठकर, या कुछ ऐसा सामान लेकर ही नहीं जा सकते। तो वो अपने साथ क्लोरेला को लेकर जाते हैं पाउडर की फॉर्म में, जिससे कि उनको प्रोटीन की कमी ना हो और प्रोटीन अच्छी मात्रा में उनके शरीर में जाए। तो इसी को प्रोटीन का अच्छा सोर्स होती है ये। तो लिख सकते हो सोर्स ऑफ प्रोटीन या गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, भाई प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होती है ये, अंतरिक्ष यात्री अपने साथ इसीलिए इसको लेकर जाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी देती है बेटा, ऑक्सीजन देती है ये। और क्योंकि कैसी शैवाल है, हरी शैवाल है, प्रकाश संश्लेषण करती है, प्रकाश संश्लेषण करेगी तो भाई बदले में ऑक्सीजन भी देती है, तो इसलिए बहुत अच्छी शैवाल मानी जाती है। ठीक है, समझ में आ रही है ना बातें? हाँ भैया, मुझे पता था तुम ऐसे करोगे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं ये। ठीक है, खाना वाले करेले की बात कर रही हो क्या? नहीं है भैया, ये खाने वाला करेला नहीं है, ये क्लोरेला है। क्लोरेला एक शैवाल है। क्लोरेला प्यारे बच्चे हरी शैवाल होती है। ठीक है, तो क्लोरेला क्या है? हरी शैवाल का नाम है क्लोरेला। मेरे पास क्लोरेला का फोटो नहीं है फिलहाल, मैं तुम्हें दिखाती कि ये एक हरी शैवाल है प्यारे बच्चे। तो ये जो क्लोरेला होता है ये एक शैवाल की कैटेगरी में आने वाला है। और ये सब देखो, ये सब आप लोगों की हरी शैवाल है। ये सारी की सारी आप लोगों की कैसी शैवाल होती हैं? हरी शैवाल की कैटेगरी में आती हैं। तो आपको पूछ ले क्लेमाइडोनोमास, ये एक कोशिकीय शैवाल है, एक कोशिकीय शैवाल है बेटा, यानी कि सिंगल सेल्यूलर एल्गी है ये सिंगल सेल्यूलर होती है, बहुत छोटी है, तुम्हें नॉर्मली दिखेगी भी नहीं। क्लेमाइडोनोमास दिख रहा है भाई फोटो? क्लेमाइडोनोमास आपको ये दिख रहे हैं नाम जो लिख रहे हैं, तो ये हरी शैवाल है, सारी की सारी दिख रही है ना, तो ये शैवाल है बेटा सारी की सारी। वॉल्वैक्स, ये बहुत आता है, वॉल्वॉक्स, वॉल्वॉक्स। ठीक है, वॉल्वॉक्स हो गया। यूलोथ्रिक्स बहुत पूछा जाता है, यूलोथ्रिक्स कैसी शैवाल है? तो आप बताओगे हरी शैवाल है, यूलोथ्रिक्स। ठीक है, आपको पूछेगा, ये तो नहीं पूछा जाता, अलवा बहुत पूछी जाती है, अलवा। ठीक है, हलवा से याद कर लेना, हलवा। तो आज मम्मी ने हलवा बनाया है हरे रंग का, तो ये हलवा नहीं है, वैसे इसको बोलते हैं अलवा, तो मैंने कहा हलवा से याद कर लेना, अलवा। तो हलवा मम्मी ने हरे रंग का बना दिया आज। तो हरी शैवाल होती है अलवा प्यारे बच्चे। ठीक है, तो ये जो नाम है, 3 नाम मैं आपको बताऊंगी। पहला ये है क्लेमाइडोनोमास, मैं लिख देती हूँ, क्लेमाइडोनोमास, डोमोनास। ठीक है, डोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। ये क्या है बेटा? एक कोशिकीय शैवाल है, यानी बहुत छोटी है, माइक्रोस्कोप से दिखेगी। ठीक है, दूसरी है वॉल्वॉक्स, ये कलर दिख नहीं रहा होगा, मैं फिर से लिख देती हूँ, वॉल्वॉक्स, वॉल्वॉक्स। ठीक है, ये भी एक क्या है? हरी शैवाल। और प्यारे बच्चे यूलोथ्रिक्स, ये बहुत पूछी जाती है, यूलोथ्रिक्स। ठीक है, यूलोथ्रिक्स ये बहुत पूछी जाती है। और एक ये हो गई हलवा, हलवा से याद कर लेना अलवा। तो ये सारी आपकी कैसी शैवाल है? हरी। एक और शैवाल मैं आपको लिखवा रही हूँ, स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा। ठीक है, पीडीएफ मिलेगी बेटा। मैम प्लांट के अध्ययन को क्या कहते हैं? प्यारे बच्चे, जब हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं तो उसको हम बॉटनी के नाम से जानते हैं, बॉटनी के नाम से। एमसीक्यूज भी दूंगी मैं आपको इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम ये पहले का परमवीर बैच था यूट्यूब वाला, हाँ बिल्कुल पढ़ चुके हो, बहुत बढ़िया। तो अब एक और हरी शैवाल का नाम लिख लो। मैंने ये तीन तो मैंने यहाँ पे आपको ये बता दी, क्लेमाइडोनोमास याद रखना, वॉल्वेक्स याद रखना, यूलोथ्रिक्स याद रखना, अलवा याद रखना। ठीक है, और एक यहाँ पर लिखवाई दी थी क्लोरेला, एक और लिख लो यहाँ पर। ठीक है, स्पायरोगायरा, एक और लिख लो प्यारे बच्चे, स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा जो होती है ये भी कैसी शैवाल है? स्पायरोगायरा,
गायरा, ये भी हरी शैवाल की कैटेगरी में आती है, स्पायरोगायरा। ठीक है, तो ये सब आप लोगों के क्या होती हैं, सारी की सारी हरी शैवाल है। अच्छा, जो स्पायरोगायरा होता है ना, इसमें जनन कैसा होता है, ये पेपर में प्रश्न आया है। ये पेपर में प्रश्न आया है कि जो स्पायरोगायरा शैवाल होती है, इसमें जनन कैसा होता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो जनन की क्रिया होती है, इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है ना, वो होता है अलैंगिक जनन। मैंने बताया ना कि शैवालों में दोनों तरीके का जनन होता है, लैंगिक भी होता है, अलैंगिक भी होता है। लेकिन ये जो स्पायरोगायरा शैवाल है, हरी शैवाल है, इसमें जो जनन की क्रिया होती है वो अलैंगिक होती है बेटा। इसमें अलैंगिक जनन होता है। इसमें कैसा जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। तो कभी भी पूछे कि जो स्पायरोगायरा एल्गी है, इसमें किस प्रकार का जनन होता है, तो आप बताना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मैं यहाँ लिख रही हूँ इंग्लिश में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर। ठीक है, अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है, ये भी पूछ लेता है। तो इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कौन सी विधि द्वारा होता है, तो आप लोग बताना, विखंडन की विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा, विखंडन, विखंडन द्वारा होता है इसके अंदर, यानी फ्रेगमेंटेशन जिसको बोलते हैं, यहां पर लिख रही हूं। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन से होता है। कई बार ये प्रश्न कई एग्जाम में पूछा गया है कि स्पायरोगायरा के अंदर कैसा जनन होता है, अलैंगिक जनन। कौन सी विधि द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन, यानी कि इसके अंदर छोटे छोटे, देखो मान लो ये है स्पायरोगायरा, ये जो स्पायरोगायरा है ना, इसको हम सिल्क, वो भी बोलते हैं सिल्क पॉन्ड, बड़ी चिकनी होती है, तुमने कई बार देखा भी है, जिसपे तुम फिसलते हो। जब तुम किसी उसमें गए, नदी में गए तुम, या किसी नहर में गए, तो देखना नहर के अंदर छोटे छोटे ऐसे ऐसे घास के ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं, ऐसे ऐसे, और उस पर जैसे तुम पैर रखते हो फिसल जाते हो, बड़ी चिकनी होती है। तो इसीलिए इसको सिल्क ऑफ पॉन्ड भी कहा जाता है, स्पायरोगायरा को। तो जो स्पायरोगायरा है, स्पायरोगायरा एल्गी है, स्पायरोगायरा, इसको हम लोग सिल्क ऑफ पॉन्ड भी बोलते हैं, सिल्क ऑफ पॉन्ड। तालाब का रेशम इसको कहा जाता है, तालाब का रेशम है बेटा, तालाब का रेशम। क्यों, क्योंकि बड़ी चिकनी होती है, रेशम की तरह होती है बेटा, तालाब का रेशम इसको कह देते हैं। ठीक है, और इसमें मान लीजिए ये है स्पायरोगायरा, ऐसे ऐसे होती है, ये ऐसे 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 ऐसे, इसमें तुम देखोगे सिल्क के से धागे धागे से बने हुए होते हैं। तो एक हरी शैवाल होती है स्पायरोगायरा। चलो तुम्हें दिखाने की कोशिश करती हूँ, अगर दिखती है तो। स्पायरोगायरा, देखा, वाटर सिल्क भी इसको कहा जाता है। देखो ये रही जो मैंने अभी अभी आपको पीछे पिक्चर बनाई थी। ठीक है, तो ये है स्पायरोगायरा। ये देखो, ये एक वीडियो है, लेकिन यहाँ ये चलेगी नहीं, तो इसमें तुम्हें दिख भी रहा है, ये काई सी इसने हाथ में ले रखी है, देखो। तो इसको कहते हैं हम वाटर सिल्क। तो कभी भी रेशम करके किसी भी एल्गी का नाम पूछे तो स्पायरोगायरा को बता कर आओगे। तो ये जो स्पायरोगायरा होती है, इसको हम कहते हैं सिल्क ऑफ पॉन्ड। ठीक है, देखो ये ले रखी इसने, इन्होंने। तो ये वीडियो हो सकती है, तो ये यहाँ भी प्ले नहीं होगी, आप इंटरनेट पे देख सकते हो। तो ये काई सी जो निकलती है पानी में से, बड़ी चिकनी चिकनी सी रहती है, इस पे कई बार तुम फिसल भी जाते हो, यही होती है स्पायरोगायरा। तो ये एक शैवाल है प्यारे बच्चे, ये एक शैवाल है। ठीक है, समझ में आई ना? ठीक, चलती है नहीं बेटा, ऐसे ऐसे पानी के साथ साथ तैरती रहती है, चलती नहीं है ये देखो, ये तुमने देखी है, पानी पर काई सी जो जमी रहती है, बड़ी चिकनी होती है, लेकर तुमने देखा भी होगा, कई बार फिसल जाते हो इस पे तुम। तो यही होती है प्यारे बच्चे स्पायरोगायरा। ठीक है, समझ में आ गई है ना? हाँ, अंडरस्टूड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो अब मुझे बताओ, यहाँ तक किसी भी बच्चे को किसी भी चीज की या किसी भी तरीके की कोई समस्या हो, जल्दी से बोलो। विखंडन क्या होता है बेटा? विखंडन है कि इसके ये जो पार्ट है बीच बीच में टूट टूट कर गिर जाते हैं, ऐसे 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 छोटे छोटे पार्ट इसके टूट टूट कर गिर जाते हैं, और उन्हीं से फिर नई नई स्पायरोगायरा बनती चली जाती है। तो विखंडन का मतलब होता है टूटना, खंडित होना, फ्रेगमेंटेड,
फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाना, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाना। तो ऐसे ऐसे करके ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूटती रहती है और उसी से नई एल्गी बनती रहती है, उसी से नई एल्गी बनती रहती है। ठीक है, समझ में आ गई। क्लोरेला कहाँ पाई जाती है बेटा? ये क्लोरेला भी तालाबों में। ये जितनी भी एल्गी है ना, ज्यादातर 99% एल्गी पानी में ही मिलती है बेटा। समुद्र में मिलेंगी, कुछ गंगा के पानी मतलब नदियों के पानी में मिलेंगी, कुछ तालाब के पानी में मिलेंगी, ऐसे करके मिलती हैं। तो ये पानी में ही मिलती हैं, जो शैवाल होती हैं पानी में ही सरवाइव करती हैं। समझ में आ गई बात? अब आ जाओ, तो आप लोगों ने आज की क्लास में क्या पढ़ा कि भाई हमने शुरुआत में एक बार रिवाइज करा रही हूँ चीजों को। हमने शुरुआत में पढ़ा था पादपों के बारे में। पादप दो तरीके के हैं, पुष्पी और अपुष्पी। अपुष्पी की हमने पहले बात करी। अपुष्पी जो है अविकसित पादपों की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इनमें ना बीज बनता है, ना फल बनता है और ना ही फूल बनता है। ठीक है, और ये जो होते हैं अपुष्पी, इनमें बीज नहीं बनता, तो बीज की जगह क्या बनता है? बीजाणु बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। इनको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा है, 3 भागों में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। आज हमने जो थोड़ी बात करी है वो थैलोफाइटा के बारे में करी है। थैलोफाइटा के बारे में हमने पढ़ा कि जो थैलोफाइटा होते हैं ये सबसे कम विकसित पौधे होते हैं। ठीक है, जैसे अब आप समझ भी गए होंगे, काई वगैरह, ये कहीं पेड़ है क्या? पेड़ तो भाई वो होता है जिसमें टहनियां होती हैं, झूला डाल सकते हैं हम, झूल सकते हैं, फल लग रहे हैं, फूल लग रहे हैं, वो है पेड़। ये क्या पेड़ है? तालाब के ऊपर पानी पे चिपके पड़े हैं, ये कोई पेड़ है क्या? भैया अविकसित है, ये तो है तो पादप ही, लेकिन है कैसे? अविकसित। इनके अंदर जो शरीर है थैलस के समान होता है। थैलस के समान शरीर का मतलब क्या हुआ? इनमें ना ये पता चलेगा कहाँ जड़ है, कहाँ तना है, कहाँ पत्ती, कुछ नहीं पता भैया इनमें। ठीक है, तो वैसे कारपेट सा लगता है, एक रजाई सी बिछ रही है हरी हरी, बस यही है। आगे इनके उदाहरण हमने पढ़े शैवाल और लाइकेन। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे शैवाल की प्यारे बच्चे। तो शैवालों के अध्ययन को कहा जाता है फाइकोलॉजी। शैवालों के अध्ययन को कहा जाता है फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी भी कह सकते हैं, क्योंकि एल्गी, शैवालों को इंग्लिश में एल्गी कहते हैं, तो इसीलिए इनके अध्ययन को आजकल नई बुक्स में लिखा हुआ आ रहा है एल्गोलॉजी। तो या तो ये एक ऑप्शन मिलेगा, या तो ये या ये। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि ये होती है स्वपोषी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण करके अपना खाना बनाती है। ठीक है, तो ये बात भी आपने पढ़ ली। अब इनमें जो जनन की क्रिया है दोनों तरीके से होती है, अलैंगिक और लैंगिक जनन दोनों होता है, और इनमें बनते हैं जूस्पोर। आ जाओ आगे बात करेंगे। फिर हमने बात करा कि शैवालों को 4 वर्गों में बांटा है। आज हम केवल क्लोरोफाइसी के बारे में ही बात कर पाए हैं। क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी और साइनोफाइसी, ये 4 वर्ग होते हैं। ठीक है, ये 4 वर्ग होते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, डिजिटल बोर्ड को आई कंफर्ट से हटा दीजिए। ठीक है बच्चा, इसकी हम लोग ये सेटिंग भी थोड़ी सी चेंज करवाएंगे, आई कंफर्ट से हटवा देंगे। रात में चेंज, कलर चेंज करता है ना, ये है शायद। हाँ, मुझे लग रहा है ये दिन में तो जो कलर्स हैं वो ब्राइट रहते हैं, लेकिन रात में थोड़े से ये कलर फेड से होने शुरू हो जाते हैं, है ना। हाँ, यही दिक्कत आती है। पिक्चर दिखाओगे सब समझ आ रहा है? हाँ बेटा, पिक्चर ही दिखाऊंगी और सब समझ में आ जाएगा और चीजें तुम्हें याद भी हो जाएंगी। हमारी ट्यूबवेल में है, बिल्कुल होगी प्यारे बच्चे, चिकनी चिकनी जो होती है। अब तुम सबको बताना कि ये पता है क्या है? ये स्पाइरोगायरा एल्गी है, इसको क्लोरोफाइसी वर्ग में रखा गया है। इसमें जो जनन की क्रिया होती है वो फ्रेगमेंटेशन द्वारा होती है, यानी अलैंगिक जनन का एक भाग है फ्रेगमेंटेशन। तो विखंडन की क्रिया द्वारा ये क्या करती है? जनन करती है। ऐसे करके तो चीजें याद हो जाएंगी आपको। फिर हम कल की क्लास में पढ़ेंगे रोडोफाइसी को। ठीक है, लाल शैवालों के उदाहरण मैं आपको पढ़ाऊंगी और दिखाऊंगी। ये भैया समुद्र में होती हैं। एक समुद्र भी है, लाल महासागर का नाम सुना होगा तुमने, वो पूरा का पूरा लाल है क्योंकि उसमें लाल एल्गियों ने अपना डेरा डाला हुआ है। तो लाल महासागर के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, कोई अगर डाउट रह जाता है तो आप लोग टेलीग्राम में पूछ सकते हो। बाकी आज जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करना अच्छे से। बॉटनी से ज्यादा प्रश्न बन रहे हैं फ्रेश माइंड से, इसीलिए बॉटनी से शुरुआत करी है। कोई दिक्कत मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए। तो भाई मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी बच्चों को। तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, टेक केयर। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद।